ईदान स्वयं इसे नहीं देख सकता था, लेकिन यादों की प्रत्येक नई लहर के साथ ईदान की स्थिति में ब्लड लाइन्स फंक्शन में उसकी दूसरी अल्फा फायर ब्लड लाइन के साथ समन्वय 75% से बढ़कर 76%, 76 से 77 और अधिक से अधिक हो गया। हर नई याद के साथ ईदान स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान अपने साथ घटी घटनाओं में और गहराई से उतरता गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि असल में क्या हुआ था। पहले जब ईदान को अपने वंश के प्रभाव में क्रोध आता था तो उसे साफ पता होता था कि ये उसकी अपनी भावनाएं नहीं बल्कि वंश के प्रभाव का नतीजा है। ईदान समझता था कि इस प्रभाव के बिना उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी हिंसक नहीं होती। लेकिन इस बार जब ईदान ने देखा कि ये वास्तव में कैसे हुआ तो उसके अंदर जो गुस्सा और क्रोध उबलने लगा था वो पहले से ही उसका अपना था। कोको, जो ईदान की गोद में बैठी थी और अपने मालिक की मदद करने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रही थी, को अचानक जले हुए फर की गंध आई। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और ये देखकर डर गई कि उसकी प्यारी रोएदार पूंछ आग की लपटों में घिर गई है। बिना समय गवाए कोको ईदान की गोद से कूद पड़ी, अपनी पूंछ हिलाकर आग बुझाई और साथ ही अपने सामने की जगह को चीर डाला। वो तुरंत आग बुझाने के लिए गड्ढे में कूद गई, जिससे ईदान आंखें बंद किए रह गया। ईदान अपनी आंखें बंद करके बैठा था, उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। उसके शरीर से निकलने वाली प्रचंड गर्मी से सब कुछ काला होकर जलने लगा। हालांकि इस आग का कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी सुरक्षित रहे। कुछ ही समय में ईदान फ्लैशबैक में पहुंच गया, जहां उसका सामना अराबल से उसके आइस वॉल्किरी रूप में हुआ। कर्म के कारण उसकी शक्ति में भारी कमी आ गई और ईदान ने जल्दी ही अपनी शक्ति खो दी। अराबल ने जल्दी ही बिना किसी कठिनाई के उस पर विजय प्राप्त कर ली। ईदान आखिरकार उसे उसके आइस वॉल्किरी रूप में उसकी पूरी भव्यता के साथ लड़ते हुए देख पाया। पहले उसे इस लड़ाई के सिर्फ कुछ अंश ही दिखाई देते थे, लेकिन अब सब कुछ इतना स्पष्ट और समझ में आ रहा था कि वो उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अराबल न केवल अपने रूप में बल्कि अपने लड़ने के तरीके में भी शानदार थी। वर्तमान अराबल अभी तक आरोहण परीक्षण के स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। ईदान ने अनुमान लगाया कि जब अराबल को अपने वंश में महारत हासिल हो जाएगी तो वो स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान उससे भी आगे निकल जाएगी। इस बात का एहसास होने पर ईदान को थोड़ी चिंता हुई। एक पुरुष होने के नाते वो अराबल से कमजोर नहीं होना चाहता था। उसका लक्ष्य उससे ज्यादा मजबूत बनना है। यादें तब खत्म हुई जब ईदान और अराबल आखिरकार एक दूसरे को जान गए और सिस्टम से मिले बोनस टास्क को पूरा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईदान से छिपी यादों के टुकड़े भी गायब हो गए। अल्फा फायर रक्त रेखा का समन्वय प्रतिशत 99% पर रुक गया है। हालांकि ईदान को इस बारे में पता नहीं था। जब उसकी यादें ताज़ा हो गईं तो उसने आंखें खोलीं और उसकी नज़रें पहले से ही शांत थीं। उसने चुपचाप अपने आसपास देखा। अपने आसपास हुए बदलावों से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कोको की अनुपस्थिति ने भी उसे ज्यादा हैरान नहीं किया। ईदान को थोड़ा अलग महसूस हुआ। वो बहुत शांत था। ईदान ने बस आह भरी। अब केवल अंतिम कदम ही बचा था और ईदान को पता था कि वो कदम क्या होगा। अब मुझे पता चला कि स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान क्या हुआ था, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने उस समय क्या अनुभव किया था। अब ऐसी कोई छुपी हुई यादें नहीं हैं जो उसे भ्रमित कर सकती हैं। मुझे पता है कि इन सब का कारण क्या था। ईदान को अंततः ये एहसास हुआ कि इन घटनाओं का कारण क्या था। मुझे पता है ये सब किसने किया। ईदान के मन में एक व्यक्ति की छवि उभरी। हालांकि पिछली बार के विपरीत ईदान को लगभग कोई भावनाएं महसूस नहीं हुई। मैं ये भी समझता हूँ कि कर्म के कारण मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, उन्होंने खुद से कहा। मैं अब अकेला नहीं हूँ जैसे स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान था, ईदान ने फिर सोचा। उस समय के विपरीत मेरे पास खोने के लिए कुछ है। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन आयरीन और उसकी माँ की छवियां उभर आईं। मैं अपने स्वार्थी प्रतिशोध की क्षणिक संतुष्टि के लिए उन्हें रिस्क में नहीं डाल सकता। ईदान को एहसास हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि अब उसके किसी भी कार्य के परिणाम होंगे। इसके बदले मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। ईदान ने निर्णय लिया, ये समझते हुए कि उसे सावधानी से काम करना होगा। मुझे अपने कार्यों में अधिक मजबूत और दृढ़ बनना होगा। इस तेजी से बदलती दुनिया में केवल बल ही उसके प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और उसे अधिक आत्मविश्वास से निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
जो कुछ पहले हुआ था उसे मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, उसने खुद से वादा किया। पिछली बार के विपरीत अब वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरी है। उसके मन में उस आइस वॉल्किरी की छवि उभरी जिससे उसने आरोहण परीक्षण के दौरान लड़ाई लड़ी थी। आइस वॉल्किरी की छवि के साथ ईदान के आंखों के सामने अराबल के मानव रूप में हमेशा की तरह छवि उभर आई। वही अराबल जिससे उसका सामना उस दिन हुआ था जब वो दोनों सिस्टम के होस्ट बने थे। यद्यपि उसके वंश में स्वयं की कोई चेतना नहीं थी, फिर भी ईदान को हमेशा ये महसूस होता था और विश्वास था कि वह उसके शब्दों को सुन सकता है। आंखें बंद करते हुए उसने कहा, और ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए विरोध करना बंद करो। इन शब्दों के बाद ईदान को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो और अजीब सी भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई। इनमें से वह सहमति, संतुष्टि, इच्छा और अधीरता को मुश्किल से पहचान पा रहा था। इस समय अल्फा फायर रक्त रेखा का सिंक्रोनाइजेशन प्रतिशत अंततः 100% तक पहुंच गया था। अल्फा अग्निवंश पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने के साथ ही ईदान को एक अजीब सी पुकार का एहसास हुआ और इसके साथ ही वह एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया। ईदान ने इसका विरोध नहीं किया और पूरी तरह इस पुकार के आगे झुक गया। कबूम! जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां विस्फोट हो गया, जिससे उसके आसपास 500 मीटर से अधिक दूरी तक सब कुछ नष्ट हो गया। ईदान को एक क्षण के लिए बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसे लगा कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है। लेकिन दर्द के गायब होने के साथ ही ये सारे विचार भी गायब हो गए। इससे पहले कि ईदान अपनी आंखें खोलता और उस विनाश को देखता जो उसके कारण हुआ था और पागलपन ऊर्जा की भारी मात्रा जो उसके शरीर को खत्म कर रही थी, ईदान ने अपने सिस्टम की परिचित आवाज सुनी। डिंग! बधाई हो मेजबान, आप अपनी पहली वंशावली पर 100% महारत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डिंग! तुम शर्त जीत गए। डिंग! विजेता के रूप में आप एक विशेष दिन चुन सकते हैं जब आपके साथी 24 घंटे के लिए आपकी दासी बन जाएगी, अपना रक्त रूप धारण करेगी और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। डिंग! आपको किसी भी समय 3 व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक चुनने का अधिकार है। सिस्टम ने तुरंत ईदान को अराबल के साथ उसकी शर्त में जीत की सूचना दी। बेशक इस खबर से उसे बहुत खुशी हुई। बर्फीले वॉल्करी रूप में अराबल की छवि तुरंत ईदान के मन में उभर आई, जिसने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। हालांकि इससे पहले कि उसके विचार और भी पागलपन भरे विचारों में बदल पाते, सिस्टम के निम्नलिखित शब्दों ने उसे बीच में ही रोक दिया। डिंग! बधाई हो मेजबान, आपने पहले सर्कल का फ्लेम स्पिरिट फॉर्म अनलॉक कर लिया है। डिंग! होस्ट, आपको अपना पहला ब्लड लाइन टाइटल चाइल्ड ऑफ फायर भी मिल गया है। डिंग! बधाई हो मेजबान, आपने पहले सर्कल का फ्लेम स्पिरिट फॉर्म अनलॉक कर लिया है। डिंग! होस्ट, आपको अपना पहला ब्लड लाइन टाइटल चाइल्ड ऑफ फायर भी मिल गया है। नया फॉर्म और शीर्षक। ईदान सिस्टम से आने वाली सूचनाओं से ज्यादा हैरान नहीं था, लेकिन उसे उनमें दिलचस्पी थी। ईदान का ध्यान अपनी हालत की ओर गया। उसे अभी भी उस दर्द की गूंज महसूस हो रही थी जो उसने हाल ही में महसूस किया था। ईदान ने अपने हाथों और शरीर को देखा और ठिठक गया। क्या उसका पूरा हाथ और शरीर आग की लपटों में घिर गया? नहीं, उसका पूरा शरीर मानो आग से बना हो। अपने नए शरीर को देखकर ईदान को एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। तो ये प्रथम वृत्त की ज्वाला आत्मा का रूप है? ईदान ने अपना हाथ देखते हुए पूछा। फिर उसने चारों ओर देखा। ऊर्जा के एक भीषण विस्फोट से ईदान के आसपास सब कुछ नष्ट हो गया। लगभग 100 मीटर के दायरे में पेड़ और जमीन उखड़ गए और सब कुछ जलकर राख हो गया। ईदान को आश्चर्य हुआ कि वो अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर पा रहा था, जहां आग की लपटें भड़क रही थीं। उसके आध्यात्मिक समझ उसे आग से घिरे क्षेत्र में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी महसूस करने में सक्षम बनाती थी। सिस्टम। ईदान ने आसपास के माहौल से नजरें हटाए बिना सिस्टम की ओर रुख किया। मेजबान क्या जानना चाहता है, ये जानते हुए उसने तुरंत जवाब दिया। होस्ट, प्रथम वृत्त का ज्वाला आत्मा रूपों से संबंधित एक अनोखी अवस्था है जिसे जुनूनिया दुनिया के सभी प्राणी कुछ शर्तों को पूरा करके प्राप्त कर सकते हैं। ये शर्तें क्या हैं? ईदान ने पूछा। सभी प्राणियों के लिए इस आत्मा रूप को प्राप्त करने हेतु आवश्यक मुख्य शर्त है अपने तत्व में एक निश्चित आत्मीयता और निपुणता। गुरु, आपने ये शर्त तब पूरी कर ली है जब आपने अपने अल्फा वंश में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। जुनूनिया में अल्फा जाति मन और जादू के सबसे करीब के प्राणी हैं, जो जन्म से ही अपने तत्वों के प्रति सबसे अधिक लगाव रखते हैं। लगभग बिना किसी अपवाद के हर अल्फा आत्मा का रूप ले लेती है।
ईदान ने आश्चर्य से कहा। उसे एहसास हुआ कि वो अचानक इस स्थिति में क्यों पहुंच गया था। इजी का क्या? उसे भी तो आत्मा माना जाता है ना? आत्माएं और आत्मारूप पूरी तरह से अलग अलग अवधारणाएं हैं मेजबान। आत्माएं मन और जादू से पैदा हुए प्राणी हैं, जबकि आत्मारूप एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई प्राणी प्राप्त कर सकता है। शीर्षक के बारे में क्या? ब्लड लाइन टाइटल होस्ट। सिस्टम ने ईदान को सही किया। इसे बिल्कुल यही कहा जाता है। ये उपाधि सिर्फ आपके वंश और आपके फ्लेम स्पिरिट रूप पर लागू होती है। ये सिस्टम की उपाधि नहीं है, इससे भ्रमित मत हों। सिस्टम के इन शब्दों के बाद ईदान को एहसास हुआ कि आग का बच्चा शीर्षक पूरी तरह से प्रथम चक्र की ज्वाला आत्मा के उसके रूप से संबंधित था, न कि सिस्टम से। आग का बच्चा शीर्षक आपको सभी अग्नि प्रकार के जीवों और उससे भी आगे के जीवों के प्रति आकर्षण प्रदान करता है। जब तक आपके आसपास अग्नि का स्रोत रहेगा, आपकी सहनशक्ति, पुनर्जनन, मन और अन्य सभी आंकड़े बढ़ेंगे और आपकी पुनर्प्राप्ति की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वाह, ये ईदान के लिए सचमुच आश्चर्य की बात थी। ईदान ने फिर से अपने शरीर की ओर देखा। विस्फोट के क्षण में उसके सारे कपड़े नष्ट हो गए और वो पूरी तरह से अग्नि आत्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वो अग्नि के समुद्र के बीच नग्न खड़ा था, लेकिन इस रूप में उसके पास छुपाने लायक कुछ नहीं था। एक तरह से ईदान के लिए ये थोड़ा अजीब था। तो मैं इस रूप में अलैंगिक हूँ, उसने सोचा, एक निश्चित स्थान से अपनी नज़र हटाने में असमर्थ। इस रूप में हाँ, आप अलैंगिक हैं होस्ट। सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी। ईदान जानता था कि उसका वर्तमान ज्वाला आत्मा रूप केवल अस्थायी है। वो समझता था कि उसे हर समय इस रूप में रहने की जरूरत नहीं है और ये केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक है। इतना सब होने के बाद ही ईदान ने अपने आसपास फैली पागलपन ऊर्जा पर ध्यान दिया और भौहें सिकोड़ ली। उसे आश्चर्य हुआ कि इस ऊर्जा की सांद्रता और मात्रा इतनी कम थी कि वो डोपलगैंगर वन की मध्य परत के स्तर तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद ईदान एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा। पागलपन ऊर्जा के साथ जो कुछ हो रहा था उसके लिए केवल एक ही संभावित व्याख्या थी। सिस्टम, बताओ तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। ईदान को यकीन था कि विस्फोट के बाद इतनी बड़ी ऊर्जा हवा में गायब नहीं हो सकती, खासकर ये देखते हुए कि उसने पहले भी अपनी वंशावली में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो विलीन हो गई हो और उसकी वंशावली का अब इस विशाल पागलपन ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं रह गया था। होस्ट, इस सिस्टम ने एक निर्णय लिया है और आपके फ्लेम स्पिरिट रूप में परिवर्तन के दौरान पागलपन ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवरुद्ध कर दिया है, अन्यथा परिणाम कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकते थे। ईदान ने सिस्टम के शब्दों में कुछ अजीब पाते हुए भौहें चढ़ाईं। फिर अचानक उसके विचार किसी और चीज पर चले गए। और आप क्या सुझाव देंगे कि हम इसके बारे में क्या करें? ईदान ने अचानक हुए परिवर्तन से थोड़ा भ्रमित होकर पूछा। होस्ट, जब आप अपनी पहली वंशावली में पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं तो ये सिस्टम आपको पागलपन ऊर्जा का उपयोग करके असेंशन परीक्षणों में भाग लेने और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आमंत्रित करता है। ईदान को इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से सुखद आश्चर्य हुआ। पहले सिस्टम ने पहली वंशावलियों पर नियंत्रण करने और फिर असेंशन परीक्षण लेने की पेशकश की थी। अब जबकि ईदान ने अभी अपने वंश पर कंट्रोल कर लिया था, सिस्टम ने तुरंत उसे परीक्षण का प्रस्ताव दिया। ईदान समझ गया कि आर्बेल अभी तक अपने वंश पर कब्जा नहीं कर पाई थी, जब तक कि उस छोटे से समय में जब वे अलग रहे थे वो ऐसा करने में कामयाब ना हो गई हो। लेकिन उसे ये असंभव लग रहा था। आर्बेल का क्या? उसने अभी तक अपने वंश पर कंट्रोल नहीं किया है ना? ईदान ने स्पष्ट करने का निर्णय किया। आपके साथी की पहली वंशावली के साथ समन्वय 80% तक पहुंच गया है, जो पूरी तरह से अनुपालन है, और यदि आप दोनों असेंशन परीक्षण में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। आपके साथी के पास अभी भी अपनी वंशावली में पूरी तरह से महारत हासिल करने का अवसर होगा। सिस्टम की बातें सुनकर ईदान थोड़ा शांत हुआ। वो अपनी शक्ति में तेजी की वृद्धि के लिए आर्बेल को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के मौके से वंचित नहीं करना चाहता था। होस्ट, क्या आप इस सिस्टम की विशिष्टता भूल गए हैं? सिस्टम ने अचानक पूछा। ईदान पहले तो इस प्रश्न से उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिस्टम क्या कहना चाहता था। उनका सिस्टम एक पेयरिंग सिस्टम था। इस विशिष्टता के कारण सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेजबानों में से एक निश्चित स्तर तक पहुंचे और दूसरे को उस स्तर तक लाया जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आप में से एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली हों। आपकी क्षमताएं हमेशा संतुलित और समान रहेंगी। सिस्टम कुछ देर रुका और फिर आगे बढ़ा। इस समय आपको एक मौका मिला है और आप थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और आप अपने साथी को ऊपर खींच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। दुनिया में बहुत मौके मिलते हैं और हो सकता है कि अगली बार आपकी साथी ज्यादा भाग्यशाली हो और वो एक कदम आगे बढ़ जाए, और इससे आपको भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है सिस्टम, आप जीत गए। ईदान ने सिस्टम की विशिष्टता के बारे में तर्क सुनने के बाद कहा। आर्बेल से पूछो क्या वो सहमत है? अगर हाँ तो मैं तैयार हूँ। ठीक है सिस्टम, आप जीत गए।
ईदान ने सिस्टम की विशिष्टता के बारे में तर्क सुनने के बाद कहा। अरबेल से पूछो कि क्या वो सहमत है। अगर हाँ, तो मैं तैयार हूँ। आरोहण परीक्षण को सक्रिय करने के लिए दोनों मेज़बानों का निकट होना आवश्यक है। ये प्रणाली अद्वितीय स्वैप क्षमता का लाभ उठाने और अपने साथी और नेड नामक अनुबंधित प्राणी की अदला बदली करने की पेशकश करती है। हाँ, क्या ये संभव था? ईदान इस अनोखी क्षमता के इस्तेमाल की संभावना से अनजान था। प्राणी की एक सटीक प्रतिलिपि को स्वीकार करने की विशिष्टता और अनुबंध द्वारा स्थापित मौजूदा बंधन के कारण नेड नामक प्राणी को एक मेज़बान के रूप में माना जा सकता है और उस पर एक अद्वितीय क्षमता सक्रिय की जा सकती है। स्पष्टीकरण सुनने के बाद ईदान ने तुरंत नेड के साथ हुए अनुबंध पर ध्यान केंद्रित किया और उसका अनुमानित स्थान निर्धारित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सम्मन क्षमता का उपयोग करके नेड को उसके तारे पर वापस पहुंचाया और फिर तुरंत उसे वहां से वापस ले आया। नेड और ईदान के बीच हुए अनुबंध की बदौलत उसके आसपास भड़की आग की लपटें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, ना ही कोई असर कर सकी। जब नेड प्रकट हुआ तो अपने स्वामी और उसके साथियों का नया रूप देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। नेड, अब तुम अराबेल के साथ स्थान बदलने जा रहे हो। भूत मुखौटे के साथ मेरा रूप धारण करो और उसमें रहो और एस्मा की भी आज्ञा मानो। ईदान नेड की ओर मुड़ा। सिर हिलाते हुए नेड ने बिना कुछ कहे या प्रतिरोध किए इन निर्देशों को स्वीकार कर लिया और तुरंत नीली आंखों वाले एक गोरे आदमी ईदान का रूप धारण कर लिया। सिस्टम, कार्य करो, ईदान ने सिस्टम को संबोधित करते हुए कहा। नेड तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह अराबेल प्रकट हुई। जैसे ही वो प्रकट हुई वो लगभग गिर पड़ी और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हुई उसने तुरंत अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, मानो आग के समुद्र में जल रही हो। अपने आसपास के माहौल में अचानक आए इस बदलाव से अराबेल चौंक गई। उसने समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने एक अनजानी आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रही थी, तुम यहाँ हो। एराबेल ने पलटकर देखा और कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसी समय उसे सिस्टम से एक सूचना मिली। होस्ट, इस सिस्टम ने ये पता लगाया है कि आपके पार्टनर ने अपनी रक्त रेखा पर महारत हासिल कर ली है और रक्त रेखा के साथ आपके समन्वय का स्तर 80% से अधिक हो गया है, जो पूरी तरह से स्थापित आवश्यकताओं को पूरा करता है। एराबेल अपनी आंखें उस प्राणी से हटा नहीं पा रही थी जो उसके सामने प्रकट हुआ था और सिस्टम के शब्दों को ध्यान से सुन रही थी। आपके साथी के शरीर में पागलपन ऊर्जा की भारी मात्रा पाई गई है। सिस्टम ने इस ऊर्जा का उपयोग करके आरोहण परीक्षण शुरू करने का तरीका खोज लिया है। होस्ट, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ईदान, एराबेल ने आखिरकार सिस्टम को जवाब दिए बिना अपने सामने खड़े प्राणी को देखते हुए कहा। हाँ। अच्छा, कैसा? क्या तुम्हें मेरा नया रूप पसंद आया? एराबेल को शब्द नहीं मिल रहे थे। ईदान का नया रूप उसके सामान्य रूप से बिल्कुल अलग था। उसका पूरा शरीर मानो आग की लपटों में घिरा हुआ था, मानो वो उसी से बना हो। उसके बाल गहरे लाल रंग के हो गए थे और मानो आग की लपटों में जल रहे हों। उसकी आंखों का सफ़ेद भाग काला पड़ गया और पुतलियां आग की तरह लाल हो गई थीं। एराबेल को ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, हालांकि ईदान उसके सामने नंगा था। इस रूप में उसके शरीर की मांसपेशियां कहीं ज़्यादा उभरी हुई थीं, जिसने बेशक एराबेल का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा नहीं था कि उसने ईदान को पहले कभी बिना कपड़ों के नहीं देखा था, लेकिन इस रूप में उसका शरीर कहीं ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। एराबेल अपनी नज़रें ईदान से हटा नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि वो उसके प्रश्न को भी भूल गई। हे बैले! जब ईदान ने उसे दोबारा पुकारा तभी उसे होश आया। उसने दूसरी ओर देखा और भारी सांसें लेने लगी। ईदान बस मुस्कुराया उसकी प्रतिक्रिया देखकर। इस रूप में उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो अपनी भावनाओं पर आसानी से काबू पा सकता है। उसे उसके सामने इस तरह आने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, खासकर तब जब उसे वास्तव में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। ईदान ने यह भी नोटिस किया कि उसकी आवाज़ थोड़ी अलग हो गई थी, अधिक कर्कश और कठोर। अंत में अपनी सांस संभालते हुए अराबेल ने अपनी दृष्टि वापस ईदान की ओर घुमाई और अपने सामने की छवि को देखते हुए लगभग पुनः जम गई। ये बहुत ज़्यादा है, उसने कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अराबेल, 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 तुम ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कर रही हो? ये स्पष्ट है कि इस रूप में उसके पास वो नहीं है, उसने मन ही मन सोचा, अभी भी अपनी सांसें संभाल रही थी। होस्ट, क्या आप आरोहण परीक्षण के लिए तैयार हैं? सिस्टम का प्रश्न फिर से पूछा गया। परीक्षण शुरू करने के संबंध में सिस्टम के सुझाव को याद करके अराबेल थोड़ी शांत हो गई।
एराबेल ने बहुत थोड़े समय में बहुत सारी भावनाओं का अनुभव किया था। एक तो शर्त हारना और दूसरे ब्यूटी पिल पाने का एक और मौका गंवा देना, जो अब अपनी चमक खोती जा रही थी। एराबेल को लगने लगा था कि ये पिल तभी गिरेगी जब उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तभी अचानक टेलीपोर्टेशन हुआ, जिसके बाद उसके सामने ये पापपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ, एराबेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से कहा। यद्यपि एराबेल ने अभी तक अपने वंश पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया था, लेकिन वो पहले से ही ईदान पर इतना भरोसा करती थी कि उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा और तुरंत सिस्टम के सुझाव पर सहमत हो गई। एराबेल समझ गई थी कि सिस्टम दोनों पक्षों की सहमति के बिना ऐसा प्रस्ताव नहीं रख सकता, खासकर ये देखते हुए कि ये प्रस्ताव उसके टेलीपोर्टेशन के तुरंत बाद आया था और ऐसे समय में जब ईदान ने अभी अभी अपनी वंशावली पर पूरी तरह से कब्जा किया था। उसके निर्णय को प्रभावित करने वाला एक और कारक यह एहसास था कि उनके आरोहण परीक्षण में ईदान के शरीर में एकत्रित हुई मात्रा में पागलपन ऊर्जा शामिल होगी और इससे वो बहुत चिंतित थी। यह एहसास कि इस परीक्षण को पास करके वो ईदान को अंततः इस समस्या से छुटकारा दिला पाएगी ने भी उसकी तुरंत प्रतिक्रिया में भूमिका निभाई। सहमति प्राप्त हो गई। शुरू करने से पहले ये सिस्टम आपको आगामी आरोहण परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सिस्टम के इन शब्दों ने ईदान और एराबेल का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इन्हें बहुत गंभीरता से लिया। उनका पहला स्वर्गारोहण परीक्षण पहले से ही विशेष था। दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका दूसरा परीक्षण कैसा होगा। ईदान और एराबेल ने इस बारे में सोचा भी नहीं कि क्या उनके लिए इस समय इस परीक्षण को शहर से बाहर ले जाना उचित होगा, खासकर तब जब ये परीक्षण पास में ही होने वाला था। ईदान ने जो भी किया है उसने पहले से ही ध्यान आकर्षित कर लिया है और जल्द ही कई लोग यहाँ आ सकते हैं। उनका निर्णय व्यवस्था में विश्वास पर आधारित था। इससे पहले सिस्टम ने सुझाव दिया था कि पहले परीक्षण के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजें, लेकिन इस बार उसने इसका उल्लेख भी नहीं किया, बल्कि तुरंत सुझाव दिया कि वे परीक्षण शुरू करें, जिससे इस क्रिया की सुरक्षा का संकेत मिलता है। मेजबानों, आपका दूसरा आरोहण परीक्षण आपके पहले परीक्षण से बहुत अलग होगा। इसकी अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इस परीक्षण को कितने समय तक झेल सकते हैं। सिस्टम से आए इन शब्दों ने ईदान और एराबेल को पहले ही चिंतित कर दिया था और बाकी सुनने से पहले ही वे उसे निगल गए। दूसरा आरोहण परीक्षण पागलपन ऊर्जा के प्रभाव में आपकी मानसिक शक्ति का परीक्षण है। दूसरा आरोहण परीक्षण पागलपन ऊर्जा के प्रभाव में आपकी मानसिक शक्ति का परीक्षण है। अरे 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 रुको सिस्टम, ईदान लगभग चिल्लाया। तुम हमें पागल तो नहीं बना रहे हो, है ना? एराबेल ने ईदान के प्रश्न का समर्थन करते हुए सहमति में सिर हिलाया। एराबेल ने डोपलगैंगर्स के जंगल में पागलपन ऊर्जा के प्रभावों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। ये विशेष रूप से तब स्पष्ट हुआ जब निषिद्ध क्षेत्र में एक मंदिर प्रकट हुआ। उस समय केंद्रीय परत में पागलपन ऊर्जा का संकेंद्रण बहुत अधिक था और इसका प्रभाव स्पष्ट था। यदि डोपलगैंगर्स के साथ किए गए अनुबंधों ने उन्हें पागलपन की ऊर्जा का प्रतिरोध करने में मदद नहीं की होती, तो वे शायद ही उस क्षेत्र तक पहुंच पाते जहां मंदिर उनके सही दिमाग में प्रकट हुआ था। सिएरा और एस्मा अपने पद के कारण पागलपन ऊर्जा की इतनी अधिक मात्रा को संभाल सकती थीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकीं। होस्ट, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं होने देगा। दूसरा परीक्षण आपकी सहनशीलता सीमा और धैर्य का परीक्षण करने के साथ साथ उसे कठोर बनाने के लिए भी बनाया गया है। इस तथ्य के कारण कि पागलपन की ऊर्जा का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है और अपरिणीय मानसिक क्षति का कारण बन सकता है, मेज़बानों, आप परीक्षण के दौरान होने वाली हर चीज़ को भूल जाएंगे। क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? एराबेल ने पूछा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना था। ईदान को पहले से ही इस बात का पछतावा था कि उसने इस परीक्षण के लिए सहमति दे दी थी। उसने आह भरी, न जाने आगे की परीक्षा कैसी होगी। ये सोचकर ही कि सिस्टम पागलपन की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला है, वे सिहर उठे। कैसी हो बेले? ईदान ने पूछा और उसकी आवाज़ कुछ अजीब और असामान्य सी लग रही थी। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है, एराबेल ने अचानक कहा। अभी भी ईदान को उसके नए रूप में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। अगर ऐसा ना होता तो वो पहले ही उसके शरीर को निहार चुकी होती और इस ख्याल से ही वह कांप उठी। ऐसा क्यों? मैं उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हूँ? एराबेल ने मन ही मन पूछा। अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर है स्वर्गारोहण परीक्षण, जो उस व्यवस्था के अनुसार पिछली परीक्षा से भी ज्यादा कठिन होने वाली है। एराबेल की हालत ठीक न देखते हुए ईदान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
ये एक गंभीर चुनौती होने वाली थी और उन्हें पूरी गंभीरता से इसके लिए तैयारी करनी थी और लड़ने का जज्बा बनाए रखना था। लेकिन अपने अचानक परिवर्तन और नए आकार के कारण एराबेल ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। इस समय ईदान अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जैसा कि उन्होंने समझा, जब तक आरोहण परीक्षण शुरू और समाप्त नहीं हो जाता, ईदान अपने मानव रूप के बजाय अपने सामान्य अल्फा अग्नि रूप को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होगा। उसके जैसे रूप में होने से ही सिस्टम अस्थायी रूप से पागलपन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, जो उसके रक्तवंश द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। ये देखकर कि एराबेल इतनी जल्दी शांत नहीं होगी और बिना तैयारी के परीक्षा शुरू कर देगी, ईदान ने खुद को संभाला और कुछ करने का फैसला किया, खासकर इसलिए क्योंकि समय बीत रहा था और उन्हें जल्दी करनी थी। ईदान ने एराबेल की ओर कदम बढ़ाया और कुछ ही सेकंड्स में उसके पास पहुंच गया। एराबेल अभी भी आंखें बंद करके खड़ी थी और ईदान उसकी सांसों और व्यवहार से बता सकता था कि वह शांत होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। बेले, ईदान ने पुकारा और एराबेल ईदान की आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गई, जो उसने अपने बहुत करीब से सुनी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसे गले लगा लिया गया। बेले, ईदान ने फिर पुकारा, एराबेल की ओर देखते हुए जो मूर्ति की तरह जड़वट हो गई थी। हालांकि उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। तुम पीछे क्यों हट रही हो बेले? ईदान ने पूछा। हाँ, एराबेल के विचार जो उस समय पूरी तरह अस्त व्यस्त थे, अचानक रुक गए जब उसने उसके शब्द सुने। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्यों चुप हो? क्या मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं हूं, तुम्हारा मंगेतर नहीं हूं? ईदान ने दोहराया। जैसे ही एराबेल ने ये शब्द सुने, उसके दिमाग में कुछ कौंधा। और सच में क्यों? वह मेरा है। एराबेल ने आंखें खोलकर ईदान की ओर देखते हुए सोचा। अब एराबेल अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। जैसा कि ईदान ने कहा था, क्या वह उसका प्रेमी नहीं था? और जैसा कि सिस्टम ने घोषित किया था, उसका मंगेतर? अब खुद को रोक ना पाने के कारण एराबेल ने भी ईदान को कसकर गले लगा लिया, उसके शरीर को अपने शरीर से सटा हुआ पाकर और उससे निकलती गर्माहट को महसूस करते हुए वह मुस्कुराए बिना ना रह सकी। आंखें बंद करके उसने इस पल का आनंद लिया। मुझे बताओ बेले, क्या मैं सचमुच इतना सुंदर हो गया था कि तुम खुद को रोक ना सकी? ईदान ने एराबेल को गले लगाते हुए पूछा। उसके विपरीत इस ज्वाला आत्मा रूप में ईदान को एराबेल के प्रति इतना गहरा आकर्षण नहीं था। उसकी भावनाएं पहले की तरह शांत थी। उसके मन में उन अस्वाभाविक विचारों का एक भी अंश नहीं था जो कभी कभी एराबेल को गले लगाने या उसके करीब आने पर उसके मन में आते थे। ईदान का प्रश्न सुनकर एराबेल चुप रही। एराबेल को ईदान पसंद है, उसके रूप के कारण नहीं। ईदान का रूप रंग साधारण था, न सुंदर न बुरा, बस सामान्य। एराबेल को ईदान में जो चीज़ पसंद थी वह उसका स्वभाव था। लेकिन अब इस नए रूप में ईदान बिल्कुल अलग लग रहा था। जिस लड़के को एराबेल पसंद करती थी वह अचानक सुंदर हो गया था। इसका उस पर असर हुआ। एराबेल को ये भी एहसास हुआ कि सबसे अधिक संभावना है कि उसकी हिंसक प्रतिक्रिया के लिए उसका वंश ही जिम्मेदार था। इस अचानक तीव्र आकर्षण के कारण वह थोड़ी डर गई और ईदान के संबंध में प्रकट हुई इस नई भावना का विरोध करने लगी। जब ईदान ने उससे पूछा और उसे याद दिलाया कि वह उसके लिए कौन है, तभी एराबेल को अंततः समझ में आया और उसने इस नई अनुभूति का विरोध करना बंद कर दिया। हे एराबेल मूर्खों की तरह हंसने लगी, ईदान को गले लगा लिया। फिर उसने जो कहा उससे ईदान थोड़ा डर गया और इस रूप में भी उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरा है, मेरा, केवल मेरा। एराबेल ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में देखा। फिर उसने नजरें फेर लीं। मुझे बताओ डैन, जब तुम अपने मानव रूप में वापस आओगे तो क्या तुम अपने सामान्य रूप में लौटोगे या? एराबेल रुक गई, ईदान के शरीर को घूरते हुए, और निश्चित रूप से बिना कुछ कहे भी वह समझ गई कि एराबेल क्या पूछना चाहती है। मुझे नहीं पता, हमें परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, ईदान ने उत्तर दिया। फिर जब एराबेल ने उसकी आंखों में देखा तो आश्चर्य से ईदान ने उसके माथे पर चुंबन कर दिया। क्या तुम शांत हो गए हो? चुंबन के बाद ईदान ने पूछा। इस कृत्य के बाद उसने अपना आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। एराबेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अचानक ईदान को छोड़ दिया, फिर उसके गाल को छूते हुए उसके होंठों पर चुंबन कर दिया। एक पल बाद एराबेल को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है और वह दूर जाना चाहती थी, लेकिन ईदान ने उसे जाने नहीं दिया। उसे कसकर गले लगाया और अपनी ओर खींचा और उसके चुंबन का जवाब अपने चुंबन से दिया। एराबेल पहले हैरान हुई, फिर उसने आंखें बंद कर लीं और उसी तरह जवाब दिया। सिर्फ 10 सेकंड बाद ही वे एक दूसरे से अलग हो गए। एराबेल अपनी आंखें ईदान से हटा नहीं पा रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी।
ईदान को जो अभी हुआ उससे सुखद आश्चर्य हुआ। ये उनका पहला सच्चा चुंबन था। पहली मुलाकात के दिन हुए उस चुंबन को ईदान ने चुंबन नहीं माना, क्योंकि वह सिस्टम के काम का हिस्सा था। एराबेल को देखते ही ईदान को एहसास हुआ कि समय तेजी से निकल रहा है। एक अफसोस भरी आह भरते हुए उसने उसे छोड़ दिया। आज़ादी मिलने के बाद भी एराबेल तुरंत होश में नहीं आई। वह अभी भी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले जितनी तीव्रता से नहीं। क्या तुम तैयार हो? ईदान ने उसे हकीकत में वापस लाते हुए पूछा। इस समय एराबेल की हालत पहले जैसी अस्त-व्यस्त नहीं थी। उसने ईदान की ओर देखा और सिर हिलाया। इतना कुछ होने के बाद भी एराबेल अब गंभीर थी और आने वाले स्वर्गारोहण परीक्षण के लिए तैयार थी। वे ये भी समझ रही थी कि यहाँ खड़े खड़े अपने रिश्ते को समझने में समय बीत रहा था। एराबेल की स्वीकृति और उसके पहले से शांत चेहरे को देखकर ईदान ने एक आह भरी और खुद को तैयार करते हुए सिस्टम की ओर मुड़ा। सिस्टम, हम तैयार हैं। दूसरा उदय क्षण परीक्षण, पागलपन ऊर्जा का परीक्षण, ये 3 सेकंड में शुरू होता है। सिस्टम की आवाज सुनाई दी। 3, उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2, ईदान ने एराबेल की ओर देखा और उसने भी उसकी ओर देखा। 1, सिस्टम की आवाज आखिरी बार सुनाई दी। शुभकामनाएं, उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और उसी मोमेंट उनकी चेतना में अंधकार छा गया। युवक भ्रूण की मुद्रा में लेटा हुआ कराह उठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। वो आदमी धीरे धीरे होश में आने लगा। यद्यपि उसके चारों ओर आग की लपटें अभी भी जल रही थीं, फिर भी उस आदमी को ठंड लग रही थी। छाती के क्षेत्र में हल्का दर्द था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका गला सूख गया था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन वो अराजकता में थी। वो आदमी नहीं जानता था कि वो कौन है या कहाँ है। धीरे धीरे ठीक होते हुए उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी आंखें किसी चीज से चिपकी हुई थीं और उन्हें खोलने की कोशिश करना उसके लिए दर्दनाक था। जब उस आदमी ने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की तो उसके पूरे शरीर में एक तेज असहनीय दर्द उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर ऐंठ गया और इससे उसके पूरे शरीर में दर्द बहुत बढ़ गया। वो आदमी दर्द से कराह उठा। जितना अधिक दर्द उसे महसूस हुआ, उतनी ही तेजी से उसकी चेतना वापस आ गई। उसके लिए समय बीतने का हिसाब रखना मुश्किल था और उसे पता ही नहीं था कि वो कब से इस दर्द से जूझ रहा है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, मिनट, घंटे, इसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल था। उसे लग रहा था मानो अनंत काल बीत गया हो। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। अब वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके हाथ और पैर फैले हुए थे। उसके शरीर की संवेदनाओं ने उसे बताया कि वो नग्न है, लेकिन दर्द के कारण उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो अपनी बांह को थोड़ा हिलाने में सक्षम हो गया तो सबसे पहले उसने अपनी आंखों की जांच करने का निर्णय लिया। आंखें बंद होने के कारण वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसे आंखें खोलने से कौन रोक रहा है। ध्यान से उसे छूने पर उसने पाया कि उसकी पलकें किसी चीज से चिपकी हुई थीं, जो या तो खून या आंसू लग रही थीं। उसका मन अभी भी उलझन में था, तभी अचानक उसके हाथ में पानी की एक बोतल आ गई। अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए उसने उसे खोला और अपनी आंखों में पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद पानी के प्रभाव में चिपकी हुई पलकें धीरे धीरे सीधी हो गईं और बड़ी मुश्किल से फिर भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने में कामयाब हो पाईं। उन्हें बस रात का आसमान दिखाई दे रहा था। रात के आसमान को देखते हुए वो आदमी भारी सांसें ले रहा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। जैसे ही वहां लेटा, उसकी यादें ताज़ा होने लगीं। सबसे पहले उसे अपना नाम ईदान याद आया। नाम के साथ ही सारी यादें उसके सामने आ गईं, यहाँ तक कि उसके और उसकी प्रेमिका, जिसका नाम अरेबेल था, के द्वारा कहे गए अंतिम शब्द गुड लक तक। फिर उनकी चेतना अंधकार में डूब गई और उसके बाद क्या हुआ ये उस आदमी को याद नहीं रहा, जिसने अपना नाम ईदान समझ लिया था। सब कुछ अंधकार में था। उसकी हालत इससे बदतर नहीं हो सकती थी। अचानक ईदान ने अपने बगल में एक कराह सुनी और सिर घुमाकर देखा तो पास में एक लड़की पड़ी थी। वो अरेबेल थी। वो भी भ्रूण की मुद्रा में लेटी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन दोनों के चारों ओर आग की लपटें जल रही थीं, लेकिन वे लपटें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। छाती के क्षेत्र में हल्का दर्द था। उसका गला सूख गया था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन वो अराजकता में थी। वो आदमी नहीं जानता था कि वो कौन है या कहाँ है। धीरे धीरे ठीक होते हुए उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी आंखें किसी चीज से चिपकी हुई थीं और उन्हें खोलने की कोशिश करना उसके लिए दर्दनाक था।
जब उस आदमी ने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की तो उसके पूरे शरीर में एक तेज असहनीय दर्द उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर ऐंठ गया और इससे उसके पूरे शरीर में दर्द बहुत बढ़ गया। वो आदमी दर्द से कराह उठा। जितना अधिक दर्द उसे महसूस हुआ उतनी ही तेजी से उसकी चेतना वापस आ गई। उसके लिए समय बीतने का हिसाब रखना मुश्किल था और उसे पता ही नहीं था कि वो कब से इस दर्द से जूझ रहा है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, मिनट, घंटे, इसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल था। उसे लग रहा था मानो अनंत काल बीत गया हो। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। अब वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके हाथ और पैर फैले हुए थे। उसके शरीर की संवेदनाओं ने उसे बताया कि वो नग्न है, लेकिन दर्द के कारण उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो अपनी बांह को थोड़ा हिलाने में सक्षम हो गया तो सबसे पहले उसने अपनी आंखों की जांच करने का निर्णय लिया। आंखें बंद होने के कारण वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसे आंखें खोलने से कौन रोक रहा है। ध्यान से उसे छूने पर उसने पाया कि उसकी पलकें किसी चीज से चिपकी हुई थीं, जो या तो खून या आंसू लग रही थीं। उसका मन अभी भी उलझन में था, तभी अचानक उसके हाथ में पानी की एक बोतल आ गई। अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए उसने उसे खोला और अपनी आंखों में पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद पानी के प्रभाव में चिपकी हुई पलकें धीरे धीरे सीधी हो गईं और बड़ी मुश्किल से फिर भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने में कामयाब हो पाईं। उन्हें बस रात का आसमान दिखाई दे रहा था। रात के आसमान को देखते हुए वो आदमी भारी सांसें ले रहा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। जैसे ही वहां लेटा उसकी यादें ताज़ा होने लगीं। सबसे पहले उसे अपना नाम ईदान याद आया। नाम के साथ ही सारी यादें उसके सामने आ गईं, यहाँ तक कि उसके और उसकी प्रेमिका, जिसका नाम अरेबेल था, के द्वारा कहे गए अंतिम शब्द गुड लक तक। फिर उनकी चेतना अंधकार में डूब गई और उसके बाद क्या हुआ ये उस आदमी को याद नहीं रहा, जिसने अपना नाम ईदान समझ लिया था। सब कुछ अंधकार में था। उसकी हालत इससे बदतर नहीं हो सकती थी। अचानक ईदान ने अपने बगल में एक कराह सुनी और सिर घुमाकर देखा तो पास में एक लड़की पड़ी थी। वो अरेबेल थी। वो भी भ्रूण की मुद्रा में लेटी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन दोनों के चारों ओर आग की लपटें जल रही थीं, लेकिन वे लपटें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। लगभग 500 मीटर के दायरे में सब कुछ आग की लपटों में घिरा हुआ था और ईदान, जो अंततः होश में आया, ने अपने चारों ओर आग की लपटों की उपस्थिति महसूस की। ईदान ने वहां उपस्थित लोगों में कुछ परिचित लोगों को देखा और उसे पता चला कि वे उसकी बहन आइरीन, एस्मा और नेट थे, जो उनके साथ था। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की आग से तबाह किए इलाके में जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी बहन आइरीन दूसरों को अंदर क्या हो रहा है ये जानने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो जानता था कि एस्मा और नेड ने संभवतः ये स्पष्ट कर दिया था कि वो और अरेबेल अंदर हैं, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हो रहा था। जब ईदान ने अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लगाया तो उसने देखा कि उसके हाथ फिर से इंसानी हो गए थे। ये महसूस करते हुए उसे लगा कि कुछ अपनी सही जगह पर लौट आया है और उसकी नज़र अनायास ही उसे देखने के लिए वहां पड़ी। ये जानकर राहत महसूस करते हुए ईदान ने आह भरी, लेकिन फिर उसकी निगाहें जम गईं। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। उसके पेट और मांसपेशियां ज्यादा उभरी हुई थीं, जो उसे अपने फ्लेम स्पिरिट रूप की याद दिला रही थीं। ईदान ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, क्या मेरे वंश और नए रूप पर पूर्ण नियंत्रण पाने से मेरे मानव शरीर पर भी असर पड़ा है? ईदान को इस बात का दुख नहीं था कि उसका शरीर बदल गया था, बल्कि वो खुश था क्योंकि अरेबेल को ज्वाला आत्मा का रूप पसंद आ रहा था। ईदान को अभी तक नहीं पता था कि उसका चेहरा और बाल कैसा दिखता है। हालांकि चारों ओर आग लगी हुई थी, फिर भी उसे अपने सिर पर बालों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अरेबेल कराह उठी। उसका शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। ईदान अभी भी दर्द से करा रहा था। पहले तो बैठा और फिर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। ये महसूस करते हुए कि वो नंगा है, ईदान ने अपने भंडार से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपनी कमर पर लपेट लिया। फिर वो रेंगता हुआ अरेबेल की ओर बढ़ा। उसके बरक्स उसके कपड़े अपनी जगह पर थे, बस कुछ जगहों से थोड़े फटे हुए थे, लेकिन जो कुछ भी छिपाने की जरूरत थी वो छिपा हुआ था। जब तक ईदान अरेबेल के पास पहुंचा तब तक वो कुछ हद तक संभल चुकी थी। उसकी आंखें ईदान की तरह बंद थीं और जमे हुए खून से चिपटे हुई थीं। बेले, ईदान ने अपनी कर्कश आवाज में पुकारा, उम्मीद करते हुए कि उसे पहले से ही याद होगा कि वो कौन थी। लेकिन अरेबेल ने कोई जवाब नहीं दिया और नहीं हिली। ईदान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई चीज सीधे उसके चेहरे की ओर उड़ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी नाक पर जोरदार वार हुआ और वो एक तरफ उड़ गया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि अगर थोड़ा और धक्का लगता तो नाक टूट सकती थी। ईदान ने अपनी नाक पकड़ते हुए कराहते हुए कहा। उसे अपनी नाक से कुछ गर्म सा निकलता हुआ महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि वो खून है। उसकी नजर अरेबेल पर पड़ी और उसने देखा कि ये वही थी जिसने आंखें बंद करके लेटे हुए उसके चेहरे पर मुक्का मारा था। दूर हट कमीने, अगर तू ज्यादा पास आया तो मैं तुझे नीचे गिरा दूंगी कमीने, उसने भारी आवाज में मुट्ठियां हिलाते हुए कहा। अरेबेल के श्राप से ईदान एक क्षण के लिए अवाक रह गया और वो अपनी नाक के दर्द को भी भूल गया। ईदान ने पहले कभी अरेबेल को इस तरह से गाली देते नहीं सुना था और ये सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया। दर्द के बावजूद उसने अपनी मुठियां भींच लीं और उन्हें घुमाया, लेकिन सूखे खून के कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल सकी। बेले, ईदान ने ऐसी आवाज में पुकारा जो उसकी सामान्य आवाज से अलग थी। जब अरेबेल ने उसकी आवाज सुनी तो वो रुक गई, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो अभी भी तनाव में थी और सावधानी से व्यवहार कर रही थी। ईदान ने उसे संपर्क नहीं किया, उसे समय देने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि अरेबेल भी उसकी तरह याद रखेगी कि वो कौन थी और वे यहाँ कैसे पहुंचे थे। अरेबेल ने कर्कश आवाज में कहा, जिससे ईदान प्रसन्न हुआ। उसकी आवाज में कर्कशता के बावजूद आशा थी। हाँ बेले, ये मैं ही हूँ, ईदान ने कहा। उसे खुशी हुई कि आखिरकार अरेबेल ने उसे पहचान लिया। भाड़ में जाओ डैन, ये तुम थे, अरेबेल ने अचानक गाली दी और उसकी आवाज में गुस्सा था। ईदान फिर से अवाक रह गया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। डैन, ईदान ने पुकारा। वो अभी भी अरेबेल के अचानक मूड में आए बदलाव से थोड़ा उलझन में था। मेरी आंखें खोलने में मेरी मदद करो, उसने कहा। उसके पूरे शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था और वो अपनी आंखें खोलने की असफल कोशिश कर रही थी। ईदान ने पानी की एक बोतल निकाली, उसे खोला और सावधानी से अरेबेल की ओर झुककर उसकी आंखें गीली की। उसने उन पर तब तक पानी डाला जब तक खून नरम नहीं हो गया और अरेबेल आखिरकार अपनी आंखें खोल पाई। वो अभी भी भूत का मखौटा पहने हुए थी, इसलिए उसकी भूरी आंखें पहले रात के आकाश की ओर उठीं और फिर तुरंत अर्धनग्न ईदान पर केंद्रित हो गईं। डी, अरेबेल ने जैसे ही ये शब्द कहा वो स्तब्ध रह गई जब उसने ईदान को उसके मानव रूप में देखा। उसकी आंखों के सामने जो कुछ दिखाई दिया उसने उसे एक पल के लिए अपने शरीर में हो रहे दर्द को भुला देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, अरेबेल करहा उठी जैसे ही उसने अचानक बैठने की कोशिश की। डिंग, मेजबानों, आपके स्वर्गारोहण पर बधाई। डिंग, सिस्टम स्तर के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। डिंग, आपका स्तर बढ़कर 21 हो गया है। डिंग, आपका स्तर बढ़कर 22 हो गया है। डिंग, आपका स्तर बढ़कर 25 हो गया है। डिंग, सिस्टम ने आगे लेवल अप को तब तक के लिए ब्लॉक कर दिया है जब तक कि दोनों होस्ट अपनी वंशा परंपरा पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर लेते और अचानक लेवल अप के साथ सहज नहीं हो जाते। डिंग, एक नए प्रकार की ऊर्जा में महारत हासिल कर ली गई है। पागलपन की ऊर्जा। आपके स्टेटस में एक नया स्टेट है, पागलपन की ऊर्जा। सिस्टम जो धैर्यपूर्वक उनके ठीक होने का इंतजार कर रहा था अंततः बोला और उन्हें कई सूचनाएं भेजी। मुकदमा वास्तव में खत्म हो गया है। सिस्टम से सभी संदेशों की समीक्षा करने के बाद ईदान ने धीरे से आह भरी। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, ईदान और अरेबेल पूरी तरह से भूल गए थे कि आरोहण परीक्षण के दौरान उनके साथ क्या हुआ था। इसके शुरू होने के बाद से उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था वो सब मिट चुका था और दोनों को अपनी यादों में एक खालीपन महसूस हो रहा था। तुम्हारी नाक को क्या हुआ? ईदान की खूनी नाक देखकर अरेबेल ने अचानक उससे पूछा। ईदान उसे अजीब नजरों से देख रहा था, सोच रहा था कहे या ना कहे, लेकिन आखिरकार उसने चुप रहने का फैसला किया। ईदान ने देखा कि जो लौ इतनी देर से जल रही थी वो धीरे धीरे बुझ रही थी और ये उसे कोई अच्छा संकेत नहीं लगा। ईदान और अरेबेल की हालत बहुत खराब थी, सच कहूं तो बहुत ही भयानक, और आग वाले इलाके में बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और वे सब जाग उठे थे। ईदान इन जागृत लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और केवल जितना संभव हो सके उतनी जल्दी और दूर जाना चाहता था। धीरे धीरे होश में आते हुए अरेबेल अपनी नजरें ईदान से हटा नहीं पा रही थी। उस पल ईदान के चेहरे पर भूत का मखौटा नहीं था और अरेबेल उसका नया असली रूप देख पा रही थी, और जो उसने देखा उससे वो पागल होने लगी थी। ईदान में इतना बड़ा बदलाव बिल्कुल बेतुका था और ये सोचकर न जाने क्यों अरेबेल को हंसी आ गई। हाँ, अरेबेल करहा उठी जैसे ही उसने अचानक सटलटने की कोशिश की। हाँ 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 हाँ,
अरबेल हंसते हुए दर्द से करहाने लगी। अरबेल की हंसी से उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके कांपने से पूरे शरीर में दर्द होने लगा। उसने हंसी रोकने की कितनी भी कोशिश की, वो नहीं रोक पाई और दर्द भी कम नहीं हुआ। डैन मेरी मदद करो, अरबेल रोते हुए बोली। वो अपनी हंसी और दर्द को रोक नहीं पा रही थी जो असहनीय होता जा रहा था। मैं यहाँ हूँ बेले, मैं यहाँ हूँ। हु। अरबेल झिठकते हुए ईदान से लिपट गई और उसे गले लगा लिया और ईदान ने उसे धीरे से गले लगा लिया। उसकी हालत अजीब थी। वो एक ही समय में हंस रही थी और रो भी रही थी। सिस्टम, तुमने मेरी अरबेल के साथ क्या किया है? तुमने उसे तोड़ दिया। अरबेल को ऐसी हालत में देखकर ईदान अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और मन ही मन सिस्टम पर चिल्लाया। होस्ट, आपका साथी ठीक है। ये पागलपन की ऊर्जा के संपर्क में आने का एक साइड इफेक्ट है। ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट? ओह नहीं, फिर से नहीं। ईदान का मूड खराब हो गया। पहले आरोहण परीक्षण के बाद वे ऑलरेडी नई ब्लड लाइंस के साथ समस्याओं में थे और अब सिस्टम ने दावा किया है कि पागलपन की ऊर्जा के कारण अरबेल पर एक नया दुष्प्रभाव पड़ा है। आश्चर्य की बात है कि ईदान खुद शांत महसूस कर रहा था और उसने अपने अंदर कोई परिवर्तन या विचित्रता नहीं महसूस की। हैरानी की बात है कि ईदान को अपने अंदर कोई परिवर्तन या विचित्रता नजर नहीं आई। उस समय वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जब अरबेल इस दुष्प्रभाव से जूझ रही थी तब वो सामान्य क्यों महसूस कर रहा था। विचारों में खोया ईदान ने ये नहीं देखा कि कैसे अरबेल थोड़ी शांत हो गई और हंसना बंद कर दिया, लेकिन रोना जारी रखा। अरबेल की अचानक हरकत से ईदान ठिठक गया। हे, तुम क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाते हुए अरबेल का हाथ उसकी बेल्ट पर लगी अस्थायी पट्टी से हटा दिया। मुझे दिखाओ, उसने कहा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन ईदान ने उनमें एक अजीब सी चमक भी देखी। क्या दिखाऊं? ईदान ने पूछा। क्या? तुम्हारा छोटा भाई। अरबेल के शब्दों ने आखिरकार ईदान को यकीन दिला दिया कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। छोटा भाई? ईदान ने पूछा और अरबेल ने अपना सिर हिलाया, फिर अचानक ठिठक गई। अरबेल, जैसे ईदान जानता था, वो कभी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लगता है कि मौजूदा अरबेल की दिमाग के सारे ब्रेक फेल हो गए हैं और ये मुसीबत का पूर्वाभास है। उसका आपके साथ ऐसा पशु में जब बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाक्य यहाँ बिल्कुल सटीक नहीं है या बिल्कुल शिष्ट नहीं है, तो मैं इस वाक्य को नहीं पढ़ना पसंद करूंगी। इन सब बातों से ईदान को सिरदर्द हो गया। एक के साथ समस्या सुलझाने का समय ही नहीं मिला कि दूसरा तुरंत आ गया। अब उसे अरबेल पर नजर रखनी होगी और उसे कुछ भी नहीं होने देना होगा, या इस दुष्प्रभाव के प्रभाव में उसे कुछ भी करने नहीं देना होगा। ईदान नहीं चाहता था कि भविष्य में अरबेल को अपने किए पर पछतावा हो, इसलिए उसने उस पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए और उसे अपने हाथ वहां नहीं रखने दिए जहां उसे नहीं रखना चाहिए, ईदान ने चारों ओर देखा। कोको, ईदान ने छोटे बदमाश को पुकारा। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि उसके कृत्य से बेचारी लड़की की प्यारी रोईंदार पूंछ जल गई थी। कोको, ईदान ने फिर पुकारा। उसे यकीन था कि वो उनके साथ है, बस अपनी जगह पर छिपी हुई है। आउच! अचानक किसी चीज ने ईदान के सिर के पीछे जोर से मारा। ईदान को एक छोटा सा पत्थर मिला। पलटकर ईदान ने देखा कि कोको का छोटा सा नाखुश चेहरा अंतरिक्ष में एक छोटी सी दरार से झांक रहा था और उसके छोटे छोटे पंजों में एक और पत्थर थामे हुए थी। कोको, इधर आओ, अच्छी लड़की बनो, ईदान ने पुकारा। लेकिन उसकी बात मानने के बजाय कोको ने उस पर एक पत्थर फेंका और अपने पीछे दरार को बंद कर लिया। दूसरा पत्थर जोर से ईदान के माथे पर लगा। ईदान ने सुझाव दिया कि शायद उसने इस छोटी सी बदमाश को अपमानित करने के लिए कुछ किया था और अब वो पत्थर फेंक रही है। अपना सिर हिलाते हुए, अरबेल को शांत करते हुए और उसे छोड़ देते हुए, ईदान ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और तेजी से नहीं चल सकती थी। वो वहां से चला गया और कठिनाई से उठकर उसने पैंट, टॉप और बूट पहन लिए। ईदान का शरीर बहुत कमजोर था। वो अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल मुश्किल से कर पा रहा था, इसलिए वो अपने आसपास के माहौल का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा था। ईदान को यकीन नहीं था कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और उसे थोड़ी चिंता भी थी कि कहीं किसी ने उसका असली रूप न देख लिया हो। इसके अलावा उसने भूत का मुखौटा न पहनने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पीछा न किया जाए तथा वो मुखौटे के अस्तित्व को उजागर नहीं करना चाहता था।
ईदान को अभी भी अराबेल की चिंता नहीं थी। उसने पूरे समय एक मुखौटा पहना हुआ था और बातचीत में वे दोनों केवल छोटे नामों का ही इस्तेमाल करते थे और कभी एक दूसरे को पूरे नाम से नहीं पुकारते थे। ईदान को राहत महसूस हुई और उसने सोचा कि उसके रूप रंग में अचानक आए ये बदलाव उसे देखने वालों को भ्रमित कर सकते हैं। ये उम्मीद अराबेल की उसके रूप रंग के बारे में भावनाओं पर आधारित थी। ईदान को अभी तक स्वयं को ठीक से जांचने का समय नहीं मिला था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका रूप कितना बदल गया है। अराबेल बड़ी मुश्किल से बैठी और निराशा से आ भरते हुए ईदान की ओर देखने लगी, जिसने किसी तरह कपड़े पहन लिए थे और अपनी आंखों के लिए उन खुशियों को उससे छिपा लिया था। इन मनमोहक विवरणों के चले जाने के बाद उसकी उथल-पुथल भरी भावनाएं आखिरकार शांत होने लगीं। अंततः उसने जो कुछ भी किया था वो सब उसके दिमाग में उतरने लगा और उसका चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया। अराबेल ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और सिसकने और नाक बहने लगी। वो अपने किए पर इतनी शर्मिंदा थी कि ईदान की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो खुद को जमीन में गहराई तक गाड़ देना चाहती थी और कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। उसकी भावनाएं फिर से उथल-पुथल होने लगीं, लेकिन इस बार पागलपन की ऊर्जा के प्रभाव के बिना। डैन, मुझे माफ कर दो डैन। अराबेल ने माफी मांगनी शुरू कर दी। वो सूंघ रही थी और उसे ये एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ईदान ने अराबेल में आए बदलाव को देखकर आं भरी। इस बार वो अपनी पुरानी शक्ल में लौट आई थी। उसके करीब आकर उसके बगल में बैठ गया और उसे गले लगा लिया तथा उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। कोई बात नहीं बेले, ये तो बस पागलपन की ऊर्जा के प्रभाव का एक साइड इफेक्ट है जो आरोहण परीक्षण के बाद बची थी। सिस्टम ने कहा था कि ये सिर्फ अस्थायी है, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। ईदान उसे सहलाते हुए बोला। उसके कुशल हाथों में अराबेल थोड़ी शांत हुई और जमीन में धंसने का ख्याल उसके मन से गायब हो गया। लेकिन फिर भी ईदान की तरफ देखना उसके लिए असहज था। आपका क्या हाल है? अराबेल ने पूछा। ये एक दिलचस्प सवाल था। ईदान खुद ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उस पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। उसे बस एक अंदेशा था, शायद इसलिए क्योंकि उसका शरीर और वंश पहले से ही पागलपन ऊर्जा की भारी मात्रा से प्रभावित थे। उसे इसकी थोड़ी आदत हो गई थी और उसमें कुछ प्रतिरोधकता विकसित हो गई थी, इसलिए इसके लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। कम से कम वे अराबेल जितने गंभीर तो नहीं थे। जहाँ तक अराबेल की बात है, उसके वंश का उसकी भावनाओं पर असर तो था, लेकिन बिल्कुल उल्टा। उसकी भावनाओं को उत्तेजित करने के बजाय ये रिश्ता उन पर हावी हो जाता था। हालांकि जब वो उसके आसपास होती थी तो ये दमन गायब हो जाता था और उसकी भावनाएं किसी आम इंसान से अलग नहीं रह जाती थीं। अपनी रक्तवंशी शक्ति द्वारा अपनी भावनाओं को दबाए बगैर अराबेल को निस्संदेह उन भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई होगी जो पागलपन की ऊर्जा से उत्तेजित और उग्र थीं। हमें यहाँ से जाना होगा, ईदान ने अराबेल को थोड़ा शांत करते हुए कहा। उसने देखा कि लौ का घनत्व लगभग आधा हो गया था और ज्यादा समय नहीं बचा था। सिस्टम, क्या आप बता सकते हैं कि कोई हमें देख रहा है? ईदान ने पूछा, क्योंकि उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उन्हें हर समय देख रहा है। नहीं होस्ट, ये सिस्टम सर्वशक्तिमान या पूर्ण नहीं है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि कोई भी आप होस्टों को नहीं देख रहा है। इसकी संभावना बहुत कम है। ये मान लेना बेहतर है कि कोई आपको देख रहा है। ईदान को बिल्कुल इसी बात का डर था। सिस्टम की प्रतिक्रिया के बाद वो ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कोई सचमुच उन्हें देख रहा हो। अराबेल, अपने बयानों और कार्यों में बेहद सावधान रहो। मुझे अजीब सा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। ईदान ने मन ही मन अपनी बात व्यक्त की और अराबेल ने थोड़ा शांत होते हुए जवाब में सिर हिलाया। नेड, जैसे ही तुम्हें मौका मिले एक एस्मा तैयार करो और मेरी बहन के समूह से बिना किसी की नजर पड़े निकल जाओ और ये सुनिश्चित करो कि कोई तुम्हें देख न रहा हो। फिर एक उड़ने वाले जानवर में बदल जाओ जो 2 लोगों को ले जा सके। फ्लेम जोन में प्रवेश करो और हमें ले जाओ। ईदान नेड की क्षमताओं को उजागर नहीं करना चाहता था, खासकर किसी भी प्राणी में रूपांतरित होने की उसकी क्षमता को। इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे पहले समूह से बाहर निकलें, ये सुनिश्चित करें कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है और फिर उड़ने वाले जानवर का रूप धारण करके आकर उन्हें बाहर खींच लें। बेले, एस्मा से कहो कि वो मेरी बहन के पास रहे और उसके साथ पढ़ाई करे। हम आज राजधानी नहीं लौटेंगे बल्कि तुरंत उत्तर की ओर चलेंगे, ईदान ने अराबेल की ओर देखते हुए सुझाव दिया। पहले तो वो हैरान हुई, लेकिन फिर मान गई और एस्मा के साथ अपने अनुबंध के जरिए उसने मन ही मन ये संदेश पहुंचा दिया।
ईदान ने नेड को तुरंत उत्तर की ओर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वो आराम करना और तरोताज़ा होना चाहता था। ईदान भी जल्द से जल्द अरसलान को ढूंढना चाहता था। ईदान ने अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दिया कि अरबेल का अपने छोटे भाई से मिलना उसके वंश पर पूर्ण नियंत्रण पाने का एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव के प्रभाव को कम करने में भी मदद करेगा। हमारे पीछे आओ, एस्मा ने नेड को आदेश दिया और उसने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उसके पीछे चला गया। अरबेल के अचानक गायब हो जाने और उसके स्थान पर एक आकर्षक गोरे आदमी ईदान के रूप में नेड के प्रकट होने के बाद तथा ये एहसास होने पर कि वो वास्तव में नेड था, एस्मा और आयरीन उसे अपने साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां आयरीन का बाकी समूह उनका इंतजार कर रहा था। अरबेल के चले जाने के बाद एस्मा ने आयरीन का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जिससे उसका परिवर्तन रद्द हो गया। ये कौन है? आयरीन ने गार्डों द्वारा उसके लिए तैयार की गई कार की पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये ईदान, जिसका नाम एस्मा ने नेड रखा था, वही था जिसे अरबिल ने बुलाकर बेरा नाम दिया था। बेरा को अपनी हूबहू प्रतिकृति बनते देख आयरीन अभी भी सदमे में थी। इन्हें डोपेलगैंगर्स कहते हैं, एस्मा ने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, ताकि आयरीन के किसी भी गार्ड को उनकी आवाज़ सुनाई न दे। फिर उसने आयरीन को संक्षेप में बताया कि ये डोपेलगैंगर्स कौन थे। एस्मा उस जोड़े की मिसाल पर चलते हुए उनकी मर्जी के बिना उनके राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि हमशक्ल भी उन्हीं राजों में से एक थे, इसलिए उसने सिर्फ ईदान की बड़ी बहन आयरीन को ही बताया। जब आयरीन को ऐसे जीवों के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसके मन में भी उसी जीव को अपने अनुबंध में शामिल करने की इच्छा जागृत हुई। हालांकि उसने अपने भाई और अरबेल से पहले भी इनके बारे में सुना था, लेकिन उस समय उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और ना ही सोचा था कि इन अद्भुत जीवों को वश में करना संभव है। आयरीन की आंखों में चाहत देखकर एस्मा बस मुस्कुरा दी। उसने खुद भी अपने अनुबंध में ऐसे अनोखे जीव का सपना देखा था। अरबेल की बहन होने के नाते उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और शायद जल्द ही वो अपनी ये चाहत पूरी कर पाएगी। 2 बख्तरबंद एसयूवी एक दूसरे का पीछा करती हुई आयरीन के अपार्टमेंट से बाहर निकली और तेज गति से सायरन और एक विशेष सिग्नल चालू करते हुए शहर की सीमाओं की ओर उस दिशा में बढ़ीं जहां से पागलपन की ऊर्जा निकल रही थी। ईदान की इस हरकत से राजधानी में थोड़ी हलचल मच गई। सेना ने आपातकाल की घोषणा कर दी और सभी नागरिकों को अपने घरों में रहने को कहा। सभी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया और शहर में गश्त शुरू कर दी गई। एस्मा ने बड़ी उत्सुकता से ये दृश्य देखा। उसके लिए ऐसी घटनाएं देखना एक नई बात थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सभी लोग नश्वर हैं और वो उनके विकास के स्तर को देखकर चकित थी। एसयूवी बिना किसी बाधा के शहर की सीमा तक पहुंच गई और अन्य वाहनों के साथ मिलकर दूर स्थित आग की ओर बढ़ गई, जिसने रात के आकाश को रोशन कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए आयरीन ने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके एस्मा से उसके जीवन और वैल्करीज के बारे में सवाल पूछे और एस्मा ने बिना कुछ छिपाए गाड़ी चलाते हुए अपना ज्ञान साझा किया। रास्ते में उसी प्रकार की 3 और गाड़ियां आयरीन की 2 एसयूवी में शामिल हो गई और 5 समान बख्तरबंद एसयूवी का काफिला अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। सड़क खंड पर पहुंचने पर काफिला रुक गया और सभी लोग एसयूवी से बाहर निकल आए। एस्मा की नज़र तुरंत उन मूर्ति सी सुंदरियों पर पड़ी जो एक एक करके एसयूवी से उतर रही थीं। वे सभी लंबी और दुबली पतली थी और उनके शरीर का आकार भी बिल्कुल सही था। एस्मा ने थोड़ा मुंह बनाते हुए उनमें से प्रत्येक को उत्सुकता से देखा और फिर अपनी नज़रें खुद पर घुमा ली और उसका मूड स्पष्ट रूप से खराब हो गया। नेता, सभी सुंदरियों ने उत्साह से आयरीन का अभिवादन किया और एस्मा ने उनकी आंखों में आयरीन के प्रति कट्टर श्रद्धा का भाव देखा। उसने अपनी आंखों के कोने से शक भरी नज़रों से आयरीन की ओर देखा, जिसने उसकी निगाहें देखकर बस मुस्कुरा दी। ये कौन है लीडर? सुंदरियों ने एस्मा और नेड को देखकर पूछा, जो उनके पीछे खड़े थे। मैं आयरीन की छोटी बहन एस्मा हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। वाह, नेता की छोटी बहन! सुंदरियां आश्चर्यचकित थीं और विस्मय से उसे देख रही थी, जबकि आयरीन की दाईं आंख एस्मा के अप्रत्याशित कार्य पर फड़क रही थी। वो कौन है? सुंदरियों में से एक ने शर्मिंदगी से नेड की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये मेरा कुत्ता है, एस्मा ने गर्व से कहा, ये देखकर कि कैसे सुंदरियां एक सुंदर पुरुष के रूप में ईदान की उपस्थिति में रुचि ले रही थीं। इस कथन से आयरीन समेत सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। सभी ने नेड की ओर ध्यान दिया, इस कथन पर उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि उसने जरा भी चिंता नहीं दर्शाई। एस्मा, क्या तुम समझती हो कि ईदान अब ईदान के रूप में है, जिसमें वो एक जागृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत था? एस्मा की हरकतों को और सहन न कर पाने के कारण आयरीन ने आत्मिक शक्ति के माध्यम से प्रश्न पूछा। बिल्कुल समझती हूँ आयरीन, चिंता मत करो, एस्मा ने जवाब दिया, ये जानते हुए कि वो क्या कर रही है।
एस्मा ने हाल ही में पढ़ा कि कैसे कुछ लोग अपनी वफादार प्रजा और सेवकों को वफादार कुत्ता कहते हैं। एक तरफ से वो ये दोहराना चाहती थी और दूसरी तरफ से वो नेड को एक सामान्य नौकर बताकर उसे इन हसीनाओं से बचाना चाहती थी। तो एस्मा की बदौलत नेड यानी एथन गोल्डविंग उसका वफादार कुत्ता बन गया। कई लड़कियों की उसमें तुरंत रुचि खत्म हो गई, लेकिन कुछ लगातार उसे देखती रहीं। ये देखकर एस्मा मन ही मन कोसती रही। मैंने कोशिश की, उसने सोचा। एक परवाह करने वाली बहन होने के नाते एस्मा अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड से इन हसीनाओं का ध्यान हटाना चाहती थी, लेकिन उसने ये काम बड़े ही अनोखे तरीके से किया। आयरीन के ग्रुप के अलावा वहाँ विभिन्न गिल्डों के अन्य ग्रुप भी थे और वे सभी जागृत लोग थे जिन्हें सेना द्वारा बुलाया गया था। बाकी रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। बातचीत से ये स्पष्ट था कि हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि आखिर ये हंगामा क्यों हुआ। वहाँ उपस्थित सभी जागृत लोगों को दूर की आग से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। उनमें से केवल 3 को ही पता था कि किसने या अधिक सटीकता से इस स्थिति को उत्पन्न किया था, लेकिन वे भी ठीक नहीं बता सकते थे कि क्या हुआ था। आयरीन के ग्रुप में केवल सुंदर, दुबली पतली और गंभीर महिलाएं थीं। हालांकि सुंदर ईदान के वेश में नेड उनकी पृष्ठभूमि से अलग दिख रहा था। जहां तक नेड की बात है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके मालिक ने उसे एक साधारण आदेश दिया, एस्मा के आदेशों का पालन करो। उसे बाकी बातों की परवाह नहीं थी। गौर से देखने पर आयरीन ने तुरंत सभी प्रसिद्ध गिल्डों के प्रतिनिधियों को देखा और ये देखकर उसकी भौहें तन गई। वो वास्तव में अपने छोटे भाई को डांटना चाहती थी। उसके लौटते ही उसने सभी प्रभावशाली लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नंबर 1 गिल्ड टाइटन गिल्ड के सदस्य भी यहाँ मौजूद थे। हालांकि ऐसा लगता है कि सभी गिल्ड लीडर व्यक्तिगत रूप से नहीं आए थे, जैसा कि आयरीन आई थी। हाल ही में आयरीन अपनी गर्भावस्था के कारण सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देती थी और उनके अचानक प्रकट होने से थोड़ी हलचल मच गई। उन्होंने भीड़ में कुछ प्रसिद्ध अकेले लोगों को भी देखा जो गिल्ड में शामिल हुए बिना अभिनय करना पसंद करते थे। चलो, आयरीन ने आदेश दिया और अपने पहरेदारों को कारों पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। अपने गिल्ड से केवल जागृत लोगों को लेकर वो और उसका समूह ज्वाला क्षेत्र की ओर बढ़ गए। उसी की तरह सभी संघ पहले तो सावधानी से देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन आया है और कौन नहीं। इसके बाद ही वे एक एक करके आग की ओर बढ़ने लगे। आयरीन के समूह में एस्मा अपनी ऊंचाई और लंबे समुद्री हरे बालों के साथ लंबी और दुबली पतली सुंदरियों के बीच विशेष रूप से अलग दिख रही थी। आयरीन के संघ को क्वींस कहा जाता था और उसके सभी सदस्य अपने रूप और व्यवहार से उस नाम के अनुरूप थे। हालांकि एस्मा एक बिगड़ी किशोर की तरह व्यवहार कर रही थी। वो लगातार अपना सिर घुमाती रहती थी, अपने आसपास की दुनिया को निहारती रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सभी रानियों के बीच एक राजकुमारी हो। आयरीन के संघ के सभी सदस्य, जिनमें वो भी शामिल थी, एस्मा के व्यवहार को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। न जाने क्यों आयरीन को छोड़कर बाकी सभी लोग अचानक इस आकर्षक बाहरी आवरण के पीछे एक अजीब सी मानसिकता वाले एक बूढ़े व्यक्ति के छिपे होने के एहसास से अचानक इस छोटी राजकुमारी की रक्षा करना चाहते थे। जब समूह अन्य समूहों से कुछ दूरी बनाए रखते हुए अग्नि क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था तो एस्मा और नेड अचानक रुक गए, जिससे अन्य लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। जो प्रतिबंध उन्हें रोक रहा था वो अचानक खत्म हो गया और उनके रैंक सिल्वर से बढ़कर गोल्डन हो गए। हालांकि ये कोई बड़ी सफलता नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्रतिबंध हटना था। लेकिन रैंक में अचानक हुए इस परिवर्तन ने दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन उनके अपने समूह जो उनके सबसे करीब थे, उन्होंने इस अप्रत्याशित घटना को साफ साफ भांप लिया। क्या हुआ एस्मा? आयरीन ने एस्मा से पूछा। हमारा पद बढ़ गया, एस्मा ने नेड की ओर देखते हुए उत्तर दिया और पुष्टि की कि उसका पद भी बढ़ गया। उसने आत्मिक शक्ति के माध्यम से आयरीन तक अपनी बात पहुंचाई। आयरीन ने भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं था कि एस्मा और नेड का पद उसके भाई और अरबेल के पद से काफी मिलता जुलता था। एस्मा मूलतः हमारा पद ईदान और सिस से ऊंचा था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारा पद घटाकर उनके बराबर कर दिया गया था। आयरीन की उलझन देखकर एस्मा ने समझाया। क्या आप ये कह रही हैं कि ईदान और अरबेल ने अभी अभी अपना रैंक बढ़ाया है? आयरीन ने आत्मिक शक्ति के माध्यम से उत्सुकता से पूछा। एस्मा ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए सकारात्मक